वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं पार्थ सारथी बैरी आज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगा ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप प्रॉपरली तरीके से हमारे भारतवर्ष में जो भी ड्रग के मैन्युफैक्चर, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी रूल्स लागू होता है उसके बारे में आपका नॉलेज आएगा। उसके साथ साथ जिस शेड्यूल्स के अंदर अलग अलग ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कि रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी इन आवर इंडिया। तो आपको जैसे ही पता है, इंट्रोडक्टरी के वीडियोस में आपने देख चुके कि भारतवर्ष में जैसे इंडिपेंडेंस से पहले प्रॉपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन था नहीं। ठीक है, और कोई भी फार्मासिस्ट बन सकता था, और उसी की वजह से एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीईसी और ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसका और एक नाम है चोपड़ा कमेटी। तो उन कमेटी का काम ही यही था कि कंप्लीट इंडियन सिस्टम में फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, फार्मेसी के ऊपर क्या जाति हो रहा है उसका एक रिपोर्ट तैयार करें। तो उस रिपोर्ट में देखा गया कि बहुत सारे लूपहोल्स हैं हमारे सिस्टम में, जिसको एक प्रॉपर तरीके से एक रूल्स के अंदर या एक एक्ट के तहत उसे एक थ्रेड के अंदर लाना चाहिए, तभी जाके हमारे जो भी फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन है उसके प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगी। ठीक है, तो उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल लागू किया और उसको पास भी किया, और उसी के वजह से आज जो भी उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है वो बहुत ही आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले ये जो दो टर्म, ये टर्म के बारे में पहले जान लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है ड्रग्स। तो ड्रग्स क्या होता है, आप पहले फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो कि ड्रग्स क्या है। तो जनरली ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस, ओके, दोज आर यूज्ड टू चेंज द फिजियोलॉजिकल सिस्टम। जैसे भी कोई भी अगर आपके बाहर या अंदर कोई भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए कोई भी मेडिसिन या नॉर्मल कोई भी केमिकल यूज किया जाता है जो आपके डायग्नोसिस करे, आपके प्रिवेंशन करे, इसके साथ साथ आपके क्योर करे। ठीक है, तो ये सारे चीजें ड्रग्स के अंदर बोला जाता है। और कॉस्मेटिक क्या है, जनरली जो डेकोरेटिव पर्पस होता है। डेकोरेटिव पर्पस मतलब नॉर्मल कोई भी सामान जो आपके ब्यूटीफाइंग पर्पस या नॉर्मल डेकोरेटिव पर्पस या आपके अपीयरेंस को चेंज करता है, वो कॉस्मेटिक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल्स मतलब एज ए साइंटिफिक डेफिनेशन जो होता है वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बट नॉर्मल एज ए जानने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के बाद एक आता है एक्ट एंड रूल्स। तो हमें सबसे पहले एक्ट और रूल क्या है उसके बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है एक्ट वर्सेस रूल। ये दोनों है तो सही, एक ही साथ यूज होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसमें देखिए एक्ट आर सम लॉज दैट पास्ड बाय लेजिस्लेशन एंड रूल्स आर फीचर्स ऑफ दैट एनी एक्ट। ठीक है, जैसे एक्ट एंड रूल हम एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन एक्ट क्या होता है, एक्ट होता है कि मतलब एक लॉ, कानून होता है जो जनरली लेजिस्लेशन के थ्रू पास किया जाता है। नॉर्मल संसद के तौर पे या संविधान के तौर पे कोई भी रूल पास किया जाता है, तब मतलब कोई भी आइन पास होता है। ठीक है, अब उस आइन के जो भी नॉर्मल फीचर्स होता है, उस आइन में जो जो बोला गया है वो है रूल्स। अब अगर रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो इनडायरेक्टली आप एक्ट फॉलो नहीं कर रहे हो। तो एक्ट को अच्छी तरह से लागू करने के लिए एक्ट के अंदर रूल्स होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो एक्ट एक एज ए होल, एज ए कॉम्बाइंड फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो वही एक्ट एंड रूल को देखते हुए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऊपर कुछ रूल्स बताया गया था, तो उस रूल्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि इट पास्ड on 10th April 1940 and amended in 1955। मतलब ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया था वो 1940 में सबसे पहले पास हुआ था, 1940 के 10th अप्रैल में। और ये किसने पास किया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके तहत,
जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो भी रिपोर्ट भेजा था, उसके रिपोर्ट के बेस पे एक पहले ड्रग्स बिल आया था 1937 में। 1937 के बाद ये 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ, और उसके बाद ही उस एक्ट के थ्रू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए वो रूल्स 1940 में पास आउट हुआ, इसीलिए जनरल एक्ट पहले आया और उसके बाद उसके जो भी रूल्स है वो रूल्स लागू किया गया है। अब जैसे ही कोई भी चीजें एक्ट पास होता है या कोई भी नॉर्मल रूल्स होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे अमेंडमेंट होता है, मतलब उसमें संशोधन। तो संशोधन ये होता है कि ताकि उस एक्ट को और भी बेहतर बना सके, वो बेहतर तरीके से हमारे सोसाइटी में काम करे और हमारे ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट के लिए वो काम पे आए। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्ट पास हुआ था 1940 में, उसे दोबारा से अमेंड किया गया 1955 में। अब इसके बाद बहुत बार अमेंड हुआ था, जैसे 1962 में हुआ, 70s में हुआ, 80s में हुआ, 90s में हुआ, लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट of Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945, that is 2008. Okay, next point के बारे में वही लिखेंगे, latest amendment made on 2008 and regulated on November 2010। मतलब जो लास्ट लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2008 में पास हुआ, उसके बाद ही जो 2008 में अमेंडमेंट हुआ उसे कंप्लीट सिस्टम में, ये कंप्लीट इंडिया में रेगुलेट करते करते 2010 नवंबर तक हो गया था। तो नवंबर 2010 के बाद जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो अभी तक चल रहा है, जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी इंडस्ट्री ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल डिवॉइड या अवॉइड करके अपना सेल्स, परचेज या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसे यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव भी पता चलता है कि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 45 क्यों लागू हुआ था और इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था और ये किन लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसे प्रॉपरली तरीके से बनाना, इसके साथ साथ इसे प्रॉपरली तरीके से लोगों तक पहुंचाना या उसके बिजनेस के बारे में ये है, तो इसे रूल से अगर फॉलो करते हैं तो जनरली एक चेन के थ्रू एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स नॉर्मल पीपल तक पहुंच सकता है, क्योंकि ड्रग्स को बोला गया है एसेंशियल कमोडिटी। ठीक है, वो बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है। अगर वो ड्रग्स सही तरह से नहीं है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो फिर क्या होगा कि नॉर्मल वो एसेंशियल कमोडिटी से जो भी उसके कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो पर्सन्स है, वो पर्सन्स को बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है थ्रू ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो ड्रग इज एज ए बीइंग एज ए एसेंशियल कमोडिटी, उसके रेगुलेशन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एंड रूल्स में कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू रेगुलेट द import, manufacture, distribution and sales of drugs and cosmetic through licensing। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, थ्रू लाइसेंसिंग। मतलब पहले जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ड्रग और कॉस्मेटिक रेगुलेट होता था कंप्लीट सिस्टम में, तो कंप्लीट थ्रू आउट इंडिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसकी कंप्लीट किसी के पास लाइसेंसिंग नहीं था, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बाहर से ड्रग्स मांगता था। ठीक है, तो ड्रग्स जैसे मंगाता गया तो इसके बाद लोगों को देखने लगा कि बाहर से जैसे ड्रग्स आता है तो उसके एक अच्छा खासा कॉस्ट पड़ता है, तो हो सकता है कि वो ड्रग्स हम घर पे ही बनाए या किसी भी लेबोरेटरी पे बनाए और उसे कंप्लीट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता था। प्रॉफिट तो हो रहा था लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। तो इसीलिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना था उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि इंपोर्ट भी करे या मैन्युफैक्चर करे या डिस्ट्रीब्यूशन करे या सेल करे तो वो प्रॉपर लाइसेंसिंग से होना चाहिए। जो पर्सन प्रॉपरली तरीके से लाइसेंस्ड है या जो पर्सन प्रॉपरली तरीके से एलिजिबल है वो ही इस चीजों को कर पाए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्संस ओनली। अब लाइसेंसिंग के बाद आता है क्वालिफाइड पर्सनल। तो जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नॉर्मल थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भी जाएगा तो वो होना चाहिए एक क्वालिफाइड पर्सन, तभी जाके उसे प्रॉपर तरीके से लाइसेंसिंग मिलेगा और वो लाइसेंस्ड पर्सन ड्रग्स इंपोर्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है और सेल कर सकता है। यही था सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट।
तो ये क्वालिफाइड पर्सन कौन हो सकता है? वो क्वालिफाइड पर्सन अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो होना चाहिए जनरली डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। वही हो सकता है प्रॉपर लाइसेंसिंग पर्सन, और उसी लाइसेंसिंग पर्सन ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव में टू प्रिवेंट सबस्टैंडर्ड ड्रग्स। तो आपको सिंपल तरीके से पता ही चल रहा है कि जैसे अगर किसी भी तरीके से कोई भी लाइसेंसिंग नहीं होता, कोई भी अथॉरिटी नहीं होता, किसी के ऊपर देख रेख करने के लिए नहीं होता है, तो जैसे बच्चे अगर उसके माँ बाप नहीं होते तो वो जैसे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट के क्लास में उसे उसके टीचर ही उसको एक प्रॉपर तरीके से एथिकल वे में बताता है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब टीचर क्लास में नहीं होता है तो स्टूडेंट भी अपने आप हैपोजेटली कुछ भी कर सकते थे, वो रूल्स मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो रूल्स मेंटेन करने के लिए क्या होगा, अगर रूल्स मेंटेन नहीं होगा तो उसके स्टैंडर्ड कम हो जाएगा स्टूडेंट का। सीधी सी बात है कि ड्रग्स के भी अगर प्रॉपर तरीके से सेल्स, परचेज और इंपोर्ट में अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा कि सब स्टैंडर्ड ड्रग प्रोड्यूस होगा। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी भी तरीके से इंडिया में जो भी ड्रग्स है वो बेटर क्वालिटी या हाई क्वालिटी के ड्रग्स हो और वो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स किसी भी तरह से ना हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। जैसे एलोपैथिक, जनरली हम ड्रग के बारे में अगर बात करते हैं तो नॉर्मली एलोपैथिक के बारे में बात करते हैं, बी फार्मा या डी फार्मा। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कोई भी ड्रग्स, बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं, सिद्धा ले लेते हैं, यूनानी मेडिसिन लेते हैं, जिसे हमारे एंशिएंट कल्चर ऑफ मेडिसिन माना जाता है। ठीक है, तो उसके सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चर के ऊपर भी ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एक अच्छा पकड़ है, जिसकी तरह से वो उसको भी रेगुलेट कर सके कि वो बेटर क्वालिटी ड्रग हो और किसी भी तरह से सबस्टैंडर्ड मटेरियल उसमें ना पाया जाए। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश डीटीएबी एंड डीसीसी। डीटीएबी का फुल फॉर्म है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और डीसीसी का फुल फॉर्म है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी ये क्या करते हैं कि ये एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी है जो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या नॉर्मल गवर्नमेंट को कुछ सलाह देता है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो नाम से पता चल रहा है कि एडवाइजरी बोर्ड दैट इज टेक्निकल। ड्रग टेक्निकल मतलब किसी भी ड्रग के जो भी टेक्निकल मैटर होते हैं, नॉर्मल जो ऊपर जैसे सपोज टैबलेट या कैप्सूल देख के पता नहीं चलता है, लेकिन वो उस टैबलेट और कैप्सूल के अंदर बहुत सारे टेक्निकलिटी मैटर रहता है, जैसे उसके वेट कितना होना चाहिए, उसके क्वालिटी किस तरह से कंट्रोल होगा, इसके साथ साथ उसके सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, और उसके नॉर्मल वो कैसे तरीके से किस मैकेनिज्म में काम करेगा, उसके कोई भी साइड इफेक्ट होगा या नहीं, ये सारे टेक्निकल मैटर होते हैं। तो उस टेक्निकल मैटर में वो एडवाइजरी बोर्ड किसी भी ड्रग के ऊपर एक निगरानी रखता है, ताकि क्या होता है कि नॉर्मल टाइम टू टाइम उसके ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन चलता रहे। इसके साथ साथ डीसीसी दैट इज ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, और जहां से कोई भी बॉडी क्या कर सकता है कि नॉर्मल ड्रग्स के ऊपर कोई भी कंसल्टेशन अगर है तो किसी के साथ कर सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही था, जिसके बेस पे 10 अप्रैल 1940 में ये पास हुआ था, और अभी कंप्लीट टोटल इंडिया में आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 तो जम्मू और कश्मीर में भी लागू हो गया। लेकिन पहले ये जो एक्ट एंड रूल था वो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता था। ठीक है, तो ये कंप्लीट ये ऑब्जेक्टिव्स और इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। तो नेक्स्ट क्लास दोस्तों हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन, ड्रग्स का क्या डेफिनेशन है, कॉस्मेटिक्स का क्या डेफिनेशन है। हम जैसे बोल रहे हैं सबस्टैंडर्ड ड्रग्स, सबस्टैंडर्ड ड्रग्स तभी बोला जाता है जैसे कुछ मिसब्रांडेड ड्रग्स होता है, स्पूरियस ड्रग होता है। ठीक है, या ये जो टेक्निकल टर्म है इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ शेड्यूल्स के बारे में भी हम देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी कमेंट्स है या कोई भी जानकारी आपको चाहिए रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या नॉर्मल फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको पूरा कोशिश करेंगे कि उस कमेंट को कैसे भी करके आपके आंसर दिया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन।